दिन भर की उमस के बाद आज अचानक शाम से ही बादल घिर आए थे। अभी भी बारिश की बूंदें गिर रही थी। अंधेरा गहरा कर वातावरण को खामोश और भयानक बना रहा था। मैंने देखा नवीन एक बच्चे की मानिंद अपने बिस्तर पर सिकुड़े हुए सो रहे थे। मैंने उनके बदन पर चादर डाली तो अनजाने ही उन्होंने आदतन मुझे अपने करीब करने की कोशिश की। धीरे से मैंने उनके बंधन को ढीला कर खुद को मुक्त किया और बरामदे में आ गई। ठंडी हवा का झोंका एक बार तो सिहरा गया। चारों ओर खामोशी और नींद से डूबी दुनिया को देखते हुए मैंने सोचा, बस आज की रात इस घर में हूँ। कल सुबह ही तो नवीन से इस घर से 4 सालों की जिम्मेदारी से आज़ादी मिल जाएगी मुझे। फिर मैं आकाश के साथ अपनी नई दुनिया बसाऊंगी और घुट घुट कर जीने से मुक्ति मिल जाएगी। फिर मेरे पास ढेर सारा पैसा, एक कामयाब पति और कुछ दिनों बाद एक बच्चा भी होगा। बस किसी तरह कल नवीन से कहना होगा मुझे। मैंने बरामदे से ही नवीन की ओर एक बार देखा। वो मेरे ख्यालों से बेखबर, थका मांदा अपने सपनों की दुनिया में खोया था। नहीं, मैं इस आदमी से प्यार भी करती हूँ या नहीं? शायद 4 वर्षों से मैं एक समझौते के तहत जिंदगी गुजारती आ रही थी। एक ऐसा समझौता जो मेरी गरीब माँ ने तय किया था और मुझसे उम्र भर निभाने को कह गई थी। मुझसे ये दिखावा मेरी सोच पर अचानक ही एक प्रहार हुआ। दरवाजे की घंटी तेजी से बज उठी। दरवाजे के उस ओर से हमारी आया गौरी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने लपक कर जीने से उतरते हुए दरवाजा खोला तो सकते में आ गई। गौरी अपने दूध मुँहे बच्चे को गोद में लिए भीगी हुई अस्त व्यस्त खड़ी मिली। माँ बच्चा दोनों ही अपने अपने सुर में रो रहे थे। मैं उनका हाल देखकर ही समझ गई कि गौरी के पति राघव ने आज फिर पीकर इसे पीटा होगा और भागकर वो जान बचाने यहाँ आ गई। गौरी को संभाल कर अंदर लाते वक्त मैंने देखा कि उसके माथे व हाथ पर कुछ चोटें भी थी। उसके कपड़े भी फट गए हैं। मुझे गौरी की हालत देखकर बेहद गुस्सा आया। इस औरत से मैंने कितनी बार कहा कि छोड़ दे अपने शराबी पति को, फिर भी ये है कि पिटती रहेगी। लेकिन उस राक्षस को नहीं छोड़ेगी। आखिर क्या है उसमें? इसी तरह मार खाते खाते एक दिन खुद भी मरेगी और बच्चे को भी मारेगी। मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स से दवा और रुई निकाली तो देखा नवीन भी नीचे आ रहे हैं। नवीन ने नींद में डूबी आवाज में कहा, चलो पुलिस में शिकायत दर्ज करा ही देते हैं। गौरी उस दर्द में भी बोल पड़ी, नहीं नहीं बाबूजी, पुलिस से हमें कोई काम नहीं। मैंने देखा उस औरत को जो पिछले 4 वर्षों से मेरे साथ ही इस घर से जुड़ी हुई है। उसे अक्सर मैंने अपने नालायक पति की बेरहम मार का शिकार होते हुए देखा है। कभी कभी तो बेचारी अधमरी सी होकर बिस्तर से कई दिनों तक उठने लायक भी नहीं रहती। फिर भी मैंने कभी उससे पति की शिकायत थाने में दर्ज कराने की बात नहीं सुनी। ना ही वो अपने नाकारा पति को छोड़कर जा सकती है। पता नहीं इस बेवकूफ औरत को अपने पति में कौन सा देवता नजर आता है। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। रोती हुई गौरी व उसके बच्चे को जबरदस्ती थोड़ा सा दूध पिलाकर मैंने बाहर के कमरे में ही सुलवा दिया। नवीन के साथ जब मैं बेडरूम में आई तो देखा जाने कैसे एक खिड़की के खुले रहने से तेज हवा के झोंकों के साथ आती बारिश की बूंदों ने बिस्तर के एक हिस्से को गीला कर दिया था। मजबूरन नवीन के साथ दूसरे हिस्से पर ही मैं सिमट गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे नवीन से मैं उसे छोड़कर जाने की बात कहूँ। नवीन मुझसे इतना प्यार करते हैं कि शायद उन्हें यकीन भी ना हो। क्या हुआ बरखा, नींद नहीं आ रही? नवीन ने अंधेरे में जैसे मुझे देख लिया था। गौरी की हालत ठीक ही है। हाँ, 2-4 दिनों तक वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए परेशान हो ना तुम। लेकिन इतनी सी बात के लिए अपनी नींद मत खराब करो। परेशानी हर नौकर को लेकर होती ही है। नवीन को अंधेरे में भी मेरी नींद से दूर आंखें तो दिख गई थी, लेकिन मेरे मन में चलने वाली परेशानी का कारण पता नहीं था। हाँ, ये सच था कि हर बार गौरी के पिटने के बाद मैं परेशान होती थी, क्योंकि काम का सारा बोझ मुझ पर ही आ जाता था। लेकिन इस बार मेरी परेशानी की वजह गौरी नहीं थी। नवीन सो चुके थे। मैं सोच रही थी, पिता की अचानक मौत के बाद माँ एकदम टूट सी गई थी। मेरे पिता एक शिक्षक थे और एक बंधी बंधाई कमाई पर ही हमारा परिवार चल रहा था। छोटा भाई मेडिकल की महंगी पढ़ाई कर रहा था। उन्हीं दिनों कोई नवीन का रिश्ता लेकर हमारे घर आया था। नवीन एक प्रेस में काम करते थे। माता पिता के अलावा एक भाई भी था जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। मेरी माँ को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने एक बार भी मेरी इच्छा अनिच्छा जानने की कोशिश नहीं की और मेरी शादी नवीन से हो गई। यहाँ आकर नवीन से मुझे कोई शिकायत नहीं थी शुरू में, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे सास ससुर का झुकाव मेरे देवर के प्रति ज़्यादा था, क्योंकि उसके पास अधिक पैसा जो था।
अपने ईमानदार पति को मैंने कभी बेईमानी या झूठी कमाई करते नहीं देखा, पर मायके की तरह ही मुट्ठी भर ईमानदारी के पैसे पर मैं नवीन से कुछ कहना चाहती तो वो ईमानदारी पर लंबा चौड़ा भाषण देकर मुझे खामोश कर देते। मेरी खामोशी को वे मेरी सहमति समझ लेते, पर मेरी खामोशी के पीछे छिपी परेशानी व बेचैनी मन को वे समझ न पाते। 2 सालों बाद मुझे दूसरा धक्का तब लगा जब डॉक्टरों ने हमारी मेडिकल जांच के बाद मुझे ये बताया कि नवीन की कुछ कमजोरियों की वजह से हमें बच्चा नहीं हो सकता। मेरे दर्द को समझते हुए नवीन ने मुझे सांत्वना देते हुए बच्चा गोद लेने की बात भी की थी। फिर एक रात उन्होंने ही कहा था, मैं जानता हूँ बरखा, जाने अनजाने तुम्हें यहाँ खुशी नहीं मिल रही है। मैंने चौंक कर नजरें उठाकर अपने पति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की थी, पर उनकी नज़र किसी किताब पर ही टिकी थी। बरखा, तुम चाहो तो अपना समय काटने के लिए कोई महिला समिति या समाज सेवा वगैरह का काम कर सकती हो। शादी से पहले तो तुम लिखा भी करती थी ना। तुम फिर से वो सब। नवीन ने अपनी आंखें किताब के पन्नों से उठाकर मेरे चेहरे पर टिकाते हुए कहा। फिर से एक समझौता। मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था, बच्चा नहीं हो सकता और मैं घर में बोर हो रही हूँ, तो मुझे हालात से समझौता करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या शादी के बाद मेरे यही सपने थे? फिर भी खुद को समझाने या नवीन की इच्छा को पूरी करने के विचार से ही सही, मैंने एक थिएटर ग्रुप में प्रवेश लिया। शुरू में तो मुझे कुछ लिखने को दिया गया, फिर मैं गंभीरतापूर्वक अपने काम से जुड़ने लगी थी। जगह जगह घूमकर हमें नाटक करने का मौका मिलने लगा था। नए नए दोस्तों से मुलाकात, मुझ में एक नई खुशी का संचार होने लगा था। उसी दरमियान मेरी मुलाकात आकाश से हुई। एक चंचल बेफिक्र इंसान, खूब सारा पैसा घर में था और करने को कोई काम नहीं था, तो उसने थिएटर को ही अपने शौक से काम में तब्दील कर लिया था। किसी खामोश शाम को भावुक होकर मैंने अपने घर परिवार का सारा ब्यौरा उससे कह डाला था। उसके आकर्षक शारीरिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं नवीन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज भी करने लगी थी। आकाश ने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर दिया था। वो अपने घर पर मेरा इंतज़ार करने लगा था, लेकिन मैं चाहकर भी नवीन से कुछ नहीं कह पाती थी। पता नहीं इस शांत सीधे सरल व्यक्तित्व में क्या था कि मैं नवीन के सामने मूक बन जाती थी। एक बार फिर वो औरत के दर्द को समझ नहीं सके थे, या नवीन मेरे व्यस्त रहने में ही मेरी खुशी समझते थे। मेरी अनुपस्थिति में बड़ी आसानी से हालात से समझौता कर लेते थे। कभी कभी मैं उनके धीरज सहनशीलता के सामने झुक जाती थी, लेकिन मैं आकाश को भी तो छोड़ नहीं सकती थी। नवीन का मैं सम्मान करती थी, लेकिन प्यार शायद मुझे आकाश से ही होने लगा था। कभी कभी तो मेरा ज़्यादा वक्त नवीन से दूर रहने में ही बीतता था। थिएटर का आकर्षण मुझे बांधने लगा था। नवीन अखबारों में मेरी तस्वीर देखकर मुझे प्रोत्साहित तो करते थे, लेकिन अपने काम से वक्त निकालकर कभी मेरे शो देखने नहीं आ सके थे। पहले तो 1-2 बार मैं उनसे कहा करती थी, प्रेस में काम करते हो, कभी तो रिपोर्टर की हैसियत से ही हमारे शो में आ जाया करो। अगर मैं रिपोर्टर का काम करने लगा तो संपादन का काम कौन करेगा? मुझे उदास देखकर वो मुझे अपनी बाहों में भर लेते। फिर कहते, तुम जानती हो मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, फिर मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। तुम्हारे हर काम पर तो मेरी रिपोर्टर नज़र रखते ही हैं। फिर भी कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे शो पर चुपके से चला आऊँगा। नवीन की इन बातों से मैं पल भर के लिए काँप उठी थी। तब तो नवीन को मेरे और आकाश के बारे में भी, पर गंभीर प्रवृत्ति के नवीन ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। हालांकि मैंने कई समाचार पत्रों में आकाश और मेरे बारे में हल्की फुल्की खबरें छपी देखी थी, लेकिन नवीन ने पता नहीं क्यों कभी कोई प्रश्न मुझसे नहीं पूछा था। मैं चाहती थी कि नवीन कभी तो कोई सवाल करें, ताकि मुझे आकाश के विषय में बात करने का मौका मिले। लेकिन आकाश का फ़ोन भी कई बार आता था, तब भी मैंने नवीन के चेहरे पर कोई उत्सुकता या जिज्ञासा कभी नहीं देखी। शायद नवीन मेरा धैर्य देख रहे थे। दूसरी ओर आकाश चाहता था कि अब मुझे और देर न करते हुए नवीन से स्पष्ट शब्दों में बात कर लेनी चाहिए। नवीन की बाहों के घेरे से निकलना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। जाने कब मेरी पलकों ने मेरी जागती आंखों को ढक लिया। सुबह जब आंखें खुली तो धूप का एक टुकड़ा मेरे कमरे में चमक रहा था और फ़ोन की घंटी बज रही थी। चौंक कर मैंने घड़ी की ओर देखा तो 9 से ऊपर हो रहे थे। आकाश होगा। फ़ोन उठाते हुए मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। बिस्तर पर नवीन नहीं थे। शायद अब तक वे ऑफिस के लिए निकल भी चुके होंगे। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरी आवाज़ सुनते ही आकाश ने कहा। मैंने धीरे से जवाब भी दिया। क्या मैडम,
अब तक आपको यहाँ से आ जाना चाहिए था। और तुम, वैसे तुम कर क्या रही हो? आकाश मेरे इंतज़ार में उतावला हो रहा था। आकाश, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंने इधर-उधर देखते हुए नवीन को टटोलने की कोशिश की। बात तो मुझे तुमसे करनी है बरखा। तुम्हें 1 घंटे में यहाँ आना ही है। तुम जानती हो मैं यहाँ किस तरह, खैर तुम नहीं समझोगी। वैसे तुम परेशान क्यों हो? शायद आकाश को अचानक मेरी परेशानी का ख़्याल हो आया था। वो कुछ नहीं, मैं अभी आकाश से ज़्यादा बातें ना कर उसे टालना चाहती थी, पर वो आज मुझे छोड़ नहीं रहा था। बीबी जी, आप उठ गईं? पीछे से गौरी की आवाज़ सुनकर मैं अनजाने ही काँप गई। रिसीवर को बिना सोचे समझे ही नीचे रख दिया मैंने। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है। मैं घर जाना चाहती हूँ। गौरी ने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने देखा, उसके चेहरे पर खून की लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। मैं अपने सामने बैठी उस औरत को देख रही थी, जो अपने मर्द से पिटने मार खाने के बावजूद उसे छोड़ नहीं सकती थी। एक नालायक मर्द से जुड़ी भारतीय नारी। मेरे होठों पर एक उपेक्षित सी मुस्कान आ गई। नजरें उठाई तो सामने आईने में भी तो भारतीय नारी नजर आई। ये भी तो भारतीय नारी है, लेकिन ये अपने निरीह, लायक व ईमानदार पति को छोड़ने वाली नारी थी। पति का गुनाह यही था कि उसने अपनी पत्नी पर हद से ज्यादा विश्वास किया था। गौरी साहब कहाँ हैं? मैंने गौरी से जानना चाहा। वो तो फूल खरीदने गए हैं। फूल? मुझे अचरज हुआ कि आज अचानक नवीन को फूल की क्या ज़रूरत आ पड़ी। रोज़ तो मैं बगीचे से ही फूल तोड़कर फूलदान में सजाया करती हूँ। साहब कह रहे थे कि आज आप लोगों की शादी का दिन है। और गौरी कहती जा रही थी। मैं सिर को हाथों में थाम कर थम से बैठ गई। बीबी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? गौरी को अचानक मेरा ख्याल आया और उसने मेरे माथे को छुआ। हाँ गौरी, ठीक हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि अब मैं अपनी शादी की वर्षगांठ भी भूलने लगी थी। शादी की चौथी सालगिरह मुबारक हो। नवीन ने फूलों के गुच्छे के साथ मुझे बाहों में भर लिया तो मेरी आंखें बरस पड़ी। इन बाहों के बंधन से निकल कर जाना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।